नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालाइज के बारे में बात करेंगे। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में कितने उद्देश्य हैं। तो इस योजना में है वो 6 स्तंभ यानी 6 उद्देश्य हैं। इसका सबसे बड़ा योजना का मोटो उद्देश्य है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास को जोर देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इसे गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक पर आने वाले खर्चों को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना। यह प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस की शुरुआत कब की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून 2015। ये ऑप्शन में आपके दिया हुआ था। और इसके बारे में विस्तार से बात करें तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी। श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार किया गया और 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग का 17वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस और ये क्वेश्चन ये नहीं था। कांग्रेस में मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन था कि पहला एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन। तो बात करें इसके बारे में तो लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की भी और औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत सकारात्मक उपलब्धि थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस अधिवेशन है वो दोनों एक साथ सम्मिलित हुए थे और वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि नाला चरित्रम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ये शब्द वो कथकली नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा भारत का, उससे संबंधित है। बात करें कथकली की तो कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप है, जो कला की एक कहानी नाटक शैली है, जो केरल का लोक नृत्य है। तो केरल से संबंधित है कथकली। कथकली है वो महाभारत और रामायण के महाकाव्यों पर आधारित है। और कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं और कई अन्य छोटी मुद्राएं होती हैं। दोस्तों कथकली से बहुत से शास्त्रीय नृत्य से बहुत पसंद बनते हैं, नृत्य पसंद बनते हैं। तो आपके लिए आगे शिक्षक का एग्जाम भी होगा, उसमें इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं उसमें विस्तार से कि कथकली वो शास्त्रीय नृत्य आर्ट कौन कौन से हैं भारत के, और इसके पुनर्जन्म किसने करवाया, और ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसमें बात करने वाले राज्यों की, और इसमें बात करने वाले इस नृत्य की बात करने वाले हैं वो कौन सा राज्य की, और पुनर्जीवन किसने करवाया, वो हो रहे प्रसिद्ध कलाकार नृत्य से। तो बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम है उससे वो है तमिलनाडु से संबंधित है, और ई कृष्णा अय्यर रुक्मणी देवी अंडेल को है वो इसका पुनर्जीवन का श्रेय दिया जाता है इनको। वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध नृत्यांगन है वो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। ये इस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है प्रमुख। अगला है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और इसका पुनर्जीवन का श्रेय जाता है वो बाला सरस्वती रागिनी देवी को पुनर्जीवन का श्रेय जाता है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान। ये इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है। अगला है कथकली, जो कि केरल से संबंधित है, उसके पुनर्जीवन है उसका ज़्यादा श्रेय वो VN मेनन को, और गुरु कुचो पे गोपीनाथ कोट्टाकल और शिवरामन
रीता गांगुली को इसका पुनर्जन्म का श्रेय, वो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। दोस्तों मैं बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से ये सारणी आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश की है, और हो सके तो आप इसका बोल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये सारणी याद हो जाए। ऐसा नहीं इसमें से 100% है, वो SSC है ना, वो आप कुछ भी लगा लीजिए, एक शिफ्ट में 2% यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। इतनी सारणी अगर आपने याद कर ली तो आपको समझ लीजिए 2% आपके तैयार हो गए हैं। तो आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूँ तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक वो टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारस घराने के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा राम सहाय है, वो बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। राम सहाय बनारस घराने के संस्थापक थे। कहा जाता है कि वह लखनऊ घराने के मक्खू खान के शिष्य रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि सेवरोय हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। सेवरोय पहाड़ियाँ हैं जिसका तमिल में नाम सेवरायन पहाड़ियाँ हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ समूह है। एक दोस्त ने एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि सर सांवरिया पहाड़ियाँ कहाँ से, तो ये पूछा गया था। तो सांवरिया पहाड़ा का तो पहाड़ियाँ को तो नहीं पता, लेकिन सांवरिया सेठ का मंदिर है, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है सांवरिया पहाड़ियाँ, तो नहीं सुना मैंने। एक फ्रेंड ने बताया था कि सांवरिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ऐसा कुछ होता था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्गुसन कॉलेज की संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में एक संगठन था। वामन श्रीराम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर महादेव, बल्लाल नामजोशी और गोपाल कृष्ण आगरकर, ये इतने लोग थे, इनका संगठन था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे ये। और इसमें मुख्य रूप से लोग बाल गंगाधर तिलक ने इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1954 में अखिल भारतीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों को लेकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1885 में सोसाइटी ने फर्गुसन कॉलेज शुरू किया था। आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि नाम तो ये से सभी भारत के थे, और लेकिन इसका नाम फर्गुसन कॉलेज क्यों रखा, तो उस समय मुंबई के वो गवर्नर थे, वो थे फर्गुसन थे, तो उन्होंने इस कॉलेज यानी संस्था को है, उस कॉलेज को वो संरक्षण दिया था, तो संरक्षण देने के नाम पर ही इन्होंने इस कॉलेज का नाम है वो फर्गुसन कॉलेज रख दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी के जीरो के नियम की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा वो राल्फ एच राव फाउलर ने इसका खोज की थी। बात करें इसके बारे में तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, वो ऊष्मागतिकी के 4 नियमों में से एक है। कानून बनाने का श्रेय वो राल्फ एच फाउलर को जाता है। ऊष्मागतिकी के 4 नियम है, वे तापमान, गर्मी, कार्य और एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। पहला तापमान, बाद में गर्मी, बाद में कार्य, उसके बाद एंट्रोपी। इनका उपयोग है वो थर्मोडायनामिक्स और अन्य विज्ञानों में काम लिया जाता है। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में इसका काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, वो पहले मुख्य अतिथि थे। बात करें इसके बारे में तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दौरान तिरंगा झंडा फहराया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो बतौर मुख्य अतिथि इस पल ये गवाह बने थे। उसके बाद वर्तमान में है 2023 में वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, और उसके साथ में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है, वो मुख्य रूप से मुख्य अतिथि थे 2023 में। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सीसी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना, संपत्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। बात करें इसके बारे में तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया, और इसे अनुच्छेद 301 के तहत
कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। तो इसको हटा के 301 के तहत रखा गया था अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वे सारंगी वादक थे महान। और उसके बारे में बात करें तो पंडित रामनारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो गज कमानी यंत्र जो कि सारंगी थे और बजाते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 44 है वो किससे संबंधित है? तो 44 संविधान है वो अनुच्छेद 44 है वो नीति निर्देश तत्व से संबंधित है। और इसका सही दूसरे मायनों में कहें तो इसका सही उत्तर होगा कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देश तत्व में आर्टिकल 44 के माध्यम से एक समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 44 में उल्लेख है समान नागरिक संहिता। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम कि समान नागरिक संहिता है तो गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता का कि सभी धर्म जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी विवाह तलाक उत्तराधिकार से संबंधित एक ही कानून होगा उन सभी में। एक तरीके से मतलब जो भी परंपराएं होती है वो सब भी एक ही तरीके से होनी चाहिए। तो ये समान नागरिक संहिता कानून था। केवल एक गोवा है उसमें ये कानून लागू है अभी। तो उसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य था कि आर्टिकल 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी ताकि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक जैसा पर्सनल लॉ हो। आर्टिकल 44 के तहत नीति निर्देश सिद्धांत के तहत इन्हीं सब की बात कही है। तो आर्टिकल 44 में मुख्य मोटा मोटी बात यही है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो आर्टिकल 44 में मिलता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।